हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो जैसा कि हम प्रॉमिस किए थे आपसे कि क्लास 12th का वीडियो जो है केमिस्ट्री का बहुत जल्दी इस चैनल पे अपलोड होगा, हमारे प्यारा सा चैनल एकलव्य वाटिका पे। तो प्रॉमिस को मानते हुए हम बहुत जल्दी आपका बात मान लिए, उस प्रॉमिस को मान लिए हैं और केमिस्ट्री का जो क्लास 12th का वीडियो है वो अब आना आपको डेली चालू हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, और आप लोग भी क्लास कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरी बातों को, मेरी पढ़ाई को, क्योंकि मैं एकदम इजी वे में पढ़ाऊँगा। कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए आइए पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है वो हम ठीक है। तो सॉलिड स्टेट ये चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में जिस स्टूडेंट का विजुअलाइजिंग पावर, यानी जो स्टूडेंट जितना अच्छा विजुअलाइज कर लेता है, मतलब ये चैप्टर पूरी तरह से विजुअलाइजेशन पर बेस्ड है। जो जितने अच्छे से विजुअलाइज कर पाएगा, जितना अच्छा सोचने की क्षमता होगी, वो इस चैप्टर को उतने ही आसानी से कर लेगा ना। वैसे लड़के जो है ना विजुअलाइज करने में बहुत ही स्मार्ट होते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड तो विजुअलाइज करते नहीं हैं, लेकिन और रिलेटेड वो विजुअलाइज करने में मास्टर क्लास होते हैं। वाह, जैसे देख लीजिए आप क्या बताऊं मैं, चलो बता देता हूं। अरे लड़का जो है ना बहुत चीज़ के बारे में सोचते रहता है ऐसे, ओह काश वो मिल जाती, काश ऐसा हो जाता, काश मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता, काश वो पट जाती, ऐसा वैसा कुछ। तो वहाँ वाला विजुअलाइजेशन आपको केमिस्ट्री में लगाना है ना। वो जो फालतू विजुअलाइजेशन पावर गलत डायरेक्शन में, वो नेगेटिव बातों में जो आप लोग सेट करते हो, वो आपको अब केमिस्ट्री में लाना है। और सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो विजुअलाइजेशन पर बेस्ड है। आप वो वाला विजुअलाइजेशन अगर यहाँ लगाओगे तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा। चलिए सॉलिड स्टेट क्या है देखते हैं। तो पहले देखिए सॉलिड है, आखिर सॉलिड क्या होता है पहले इसी के बारे में जान लेते हैं बाबू। चलिए सॉलिड 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 क्या होता है देखिए सॉलिड से जानने से पहले हमको मैटर क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी था ना। तो चलिए सॉलिड से पहले मैटर जान लेते हैं, समझ रहे हैं? पहले मैटर क्या होता है वो जान लेते हैं। मैटर मैटर मैटर, ओ भाई मैटर, मैटर क्या होता है? क्योंकि मैटर का ही एक पार्ट है सॉलिड। ठीक है, मैटर क्या होता? तो ये तो आप क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर होता क्या आखिरकार। जिसके पास कुछ ना कुछ वजन होता है, जो कुछ ना कुछ जगह छेकता है, और जिसका पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, उसी को तो मैटर बोलते हैं ना। चलिए लिख देता हूँ। चलिए आप लोग ना मानोगे नहीं जब तक लिखूंगा नहीं, आप लोग का आदत लगा हुआ है डेफिनेशन का। चलिए एनीथिंग which ठीक है, एनीथिंग which occupies a space and has some mass and volume known as matter, known as matter। वैसा चीज जो थोड़ा ना थोड़ा जगह छेकता हो, चाहे अगर ये पॉइंट ही हो गया, ये पॉइंट थोड़ा ना थोड़ा जगह छेका, मैटर है। कोई भी चीज़ देखिए, ये स्टिक ही ले लूँ, अगर यहाँ पे रखा तो ये इतना दूर का जो है, इतना दूर का जो है जगह छेक लिया है, तो ये क्या होगा? मैटर हो जाएगा। समझ रहे हैं? ओहो घसा गया इधर। चलिए समझ में आ रहा है? तो वो चीज़ जो थोड़ा ना थोड़ा जगह छेकता हो, जिसका कुछ ना कुछ मास हो यानी द्रव्यमान हो, और जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, उसी को क्या बोलते हैं? मैटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैटर। अब इस मैटर का ही पढ़ लेते हैं। मैटर के कितने पार्ट्स होते हैं? तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं मैटर के 3 ही प्रकार होते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड। ये सब तो बच्चा वाला बात है यार, लेकिन बताना तो पड़ेगा। वैसे और 2 होते हैं, बॉस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट और प्लाज्मा स्टेट भी होता है, लेकिन वो सारा का बारे में जो बात है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का बात है, तो वो इस क्लास में पढ़ना नहीं है। ठीक है,
अभी हम लोगों को सॉलिड, लिक्विड और गैस ही हम लोग देख रहे हैं। चूंकि ये लिक्विड तो फिजिकल का बात हो गया और ये गैस तो हम लोग क्लास 11th में पढ़ना है, और ये सब हम लोग गैस के बारे में और ये लिक्विड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हमको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के बारे में क्लास 12th में। ये जो सॉलिड है ना, इसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन क्लास 12th में करना है, और वो समय आ ही गया है कि हम लोग अब सॉलिड का बात करेंगे। ये दोनों के बारे में बात करना ही नहीं है हम लोगों को, तो इसका चर्चा ही ख़त्म कीजिए। तो आखिरकार सॉलिड क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया, एकदम सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग देखते चलेंगे क्या है सॉलिड। सॉलिड क्या होता है बाबू, बताओ। अगर आप लोग को पता है सॉलिड क्या होता है, क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हो, तो कमेंट करके बताओ। अब भी कमेंट करो, अब भी कमेंट करो और बताओ सॉलिड क्या होता है। बहुत आसान है, इंटरेस्ट से पढ़िए। इंटरेस्ट से कोई भी काम दिल लगा के कीजिएगा ना, तो वो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत आसानी से आप उसको कर लोगे, और उस काम को करने में आपको बहुत मज़ा भी आएगा, पता है ना। अब वो काम आप कर रहे हो जिस काम में आपको आनंद ही नहीं आ रहा, मज़ा ही नहीं आ रहा, तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा बच्चा लोग। इसी के लिए कोई भी काम करो तो पूरा दिल लगा के करो। जैसे और किसी भी चीज़ में दिल लगाते हो ना लड़की के साथ, तो वो वाला दिल यहाँ पे लगाओगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी, बहुत अच्छा माइंड तुम सेट कर पाओगे, क्योंकि तुमको उसको पाना रहेगा और किसी भी हाल में पाना रहेगा। इसी के लिए तुम अपना 100% एफर्ट वहाँ पे दोगे, तब जाके वो हो जाएगा तुमसे, ठीक है। तो वो आप देखिए सॉलिड क्या होता है। देखिए देखिए आराम से देखिएगा। देखिए सॉलिड क्या होता है, इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर in which their constituent particles क्या होता है constituent particles, मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ, धीरे धीरे करूँगा। It is the state of matter in which their constituent particles are closely packed and held together with very high force of attraction। आजकल अट्रैक्शन बहुत गलत चीज़ों से होता है, अट्रैक्शन, लेकिन वो वाला अट्रैक्शन है, ये अलग ही टाइप का अट्रैक्शन है। यहाँ पे देखिए सॉलिड क्या होता है कि सॉलिड क्या होता है, इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर, ये मैटर का एक स्टेट है, इन विच देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओ बाबू, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? अरे भाई एटम, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सारा क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया। आयंस में भी बहुत सारा हो सकते हैं, दो, केटाइंस, एनाइंस, क्या है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही तो है। तो कह रहा है कि सॉलिड क्या होता है कि इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर इन विच देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस वगैरह, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम पूरी तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं। और वो जो दो एटम या दो से ज़्यादा एटम्स जो होंगे क्लोजली पैक्ड, वो जो है बहुत ही वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे, मतलब उन सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को पकड़ के रखता है। इसी के लिए जो सॉलिड होता है वो बहुत ही रिजिड होता है, बहुत हार्ड होता है। समझ रहे? जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ, ये देखिए, ये सॉलिड का हम बना रहे हैं। ये देखिए, ये इसका एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो गया। देखिए, देखते जाइए मेरे साथ, देखते जाइए, बड़ा मज़ा आएगा। अभी क्लास 12th में हम लोग इंटर कर चुके हैं। हो हा है गया। अब देखिए इसमें क्या है, ये इसमें कुछ भी हो सकते हैं। देखिए बहुत कुछ हो सकते हैं, या तो ये एटम्स हो सकते हैं, या तो ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो ये आयंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ना बाबू। अब क्या यहाँ पे देखिए आप, ये जो एटम्स हैं ये एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड हैं।
क्लोजली पैक्ड होने के कारण ये जो है यहाँ से वहाँ मूव भी नहीं कर पाते हैं, यहाँ से वहाँ मूव भी नहीं कर पाएंगे। और इन दो एटम, यहाँ 2-3 एटम निकाल लेता हूँ, 1 2 3 4 और सारा एटम्स निकाल लिया। इन सारों एटम्स के बीच में एक बहुत ही हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, बहुत ही हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से ये दोनों जो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, तो यही होता है सॉलिड। समझ में आया? फिर से मैं बता रहा हूँ, इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर। ये जो है एक मैटर का स्टेट होता है इन विच देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, जिसमें जो है ना उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं और एक दूसरे को जो है ना बहुत ही ज़्यादा हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़े रहते हैं। देख लीजिए, एंड हेल्ड टुगेदर विद वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यही होता है बाबू सॉलिड। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया तो देखिए लिख लीजिए। चलिए जल्दी लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए वेरी गुड। देखिए बच्चा लोग, अब एक बात बताइए, अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी चीज़ सॉलिड है भाई? अच्छा, हम लोग पढ़ चुके तब ना हम जानते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ सॉलिड है, कुछ उसका पर्टिकुलर गुण रहेगा तब ना हम जानेंगे। जैसे आप ही इंसान हैं, आप ही इंसान है, तो आपके अंदर इंसान वाला गुण है तभी तो आप इंसान है ना जी। इसी तरह से अगर कोई भी चीज़ सॉलिड है तो उसका सॉलिड वाला गुण होना चाहिए, तभी तो उसको सॉलिड मान लेंगे ना। ऐसे देखेंगे, कहेंगे बहुत देखो सॉलिड है, बहुत देखो सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, ऐसे तो करेंगे नहीं भाई। उसका जो कुछ ना कुछ गुण होता होगा ना सॉलिड का, तभी ना हम उसको सॉलिड कहेंगे। सॉलिड वाला कुछ प्रॉपर्टी होगा। आप इंसान है तो इंसान वाला गुण है आपके अंदर, इसीलिए इंसान है आप। कोई जानवर है तो उसके अंदर जानवर वाला गुण है तो वो जानवर है। इसी तरह से कोई अगर सॉलिड है तो उसके अंदर सॉलिड वाला गुण होना चाहिए। तो सॉलिड का गुण क्या है भाई? तो देख लेते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड का क्या प्रॉपर्टीज होता है? चलिए भाई देख लेते हैं। सॉलिड जो होता है, सॉलिड का गुण क्या क्या है भाई? कैसे जानेंगे क्या है उसका गुण? उसको कैसे पहचानेंगे? सॉलिड को कुछ ना कुछ गुण होना चाहिए। तो चलिए भाई आप स्टार्ट कर लेते हैं। क्या होता है? सॉलिड हैज़ या सॉलिड्स हैव, लिख सकते हो सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप। समझे? सॉलिड का जो उसका शेप जो होता है, सॉलिड का जो शेप होता है, आकार होता है, वो फिक्स होता है। जैसे ये देखिए, इसका आकार फिक्स है कि नहीं फिक्स? आप ये स्टिक ले लीजिए, देखिए इसका आकार फिक्स है। इसी तरह से सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है भाई? क्योंकि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है बहुत कम होता है, ये हार्ड है, इसी के लिए फिक्स होता है। वो आगे मैं डिटेल से करूँगा। चलिए अगला ले लीजिए, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का जो है वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, समझ रहे? जैसे ये स्टिक है, इसका वॉल्यूम फिक्स है, ये मार्कर है, इसका वॉल्यूम फिक्स है। यानी सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। चलिए आगे देखते रहिए, ये सब इसका गुण है। इस बेसिस पे हम लोग बता पाएंगे कि हाँ भाई ये सॉलिड होता है। अब आगे देखिए, देखते रहिए आप लोग। सॉलिड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो सॉलिड्स होते हैं बाबू, उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। ये तो डेफिनेटली है, तो हाई होगा ही होगा। अब क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड, दे आर क्लोजली क्लोज। हम ये भी लिख सकते हैं कि उनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है क्लोजली पैक्ड होता है या वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। आगे क्या है? देयर आर वेरी लेस, there are very less intermolecular space in solid। जो सॉलिड होता है उसके अंदर
जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। कैसे? तो देख लीजिए, अभी बता रहा हूँ आपको। ये रहा कुचुक कुचुक कचाक खचाक, ये कुचुक 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 कुचुक, लड्डू बट रहा है, कुचुक 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 कुचुक, ही हु, यस यस यस, बन जा भाई जल्दी। तो समय पास करने के बराबर हुआ। ये रहा, देखिए ये कुछ मैंने बना दिया। अब ये जो है दो एटम्स है, ये एटम्स मॉलिक्यूल्स है मान लेते हैं। अब इसके अंदर जो स्पेस ये देख रहे हैं आप, ये जो स्पेस है, इसी स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी स्पेस को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है, खाली जगह होता है, उसी को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। चूंकि जो सॉलिड होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से एकदम पूरा सटे हुए होते हैं, क्लोज होते हैं। इसके वजह से उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, दो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह होता है वो बहुत कम होगा। अरे भाई, कोई चीज़ एक दूसरे से बहुत क्लोज है तो डेफिनेटली है कि उसके बीच में स्पेस तो कम ही ना होगा। वही बात है कि देयर आर वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन सॉलिड। सॉलिड्स के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में कम होते हैं क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब आगे क्या होगा बाबू? वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी ये दो अगर हम ले लिए, ये देखिए ये दोनों एटम है, ये दो एटम है, बहुत सारा एटम है यहाँ पे, इन सबों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। एक दूसरे को वो पकड़ के रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उन दो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक दूसरे को छोड़ते नहीं है बहुत जल्दी। तो क्या होता है कि वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए सॉलिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों होते हैं भाई? बिकॉज इट हैज़ मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। इनके पास जो है बहुत ही ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं, जिसके वजह से वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, यानी कंडक्टिंग पावर जो होता है उसका बहुत हाई होता है सॉलिड्स का। ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जो है वो थोड़े फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिएगा क्या है? दे आर अनकॉम्प्रेसिबल। ये क्या है भाई? दे आर अनकम्प्रेसिबल। दे आर अनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है? दे आर अनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि हम लोग सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे इसको ले लीजिए, स्टिक को ले लीजिए, बेस्ट होगा। इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। करो 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 करो, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कोई पूछ देगा भाई कंप्रेस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक बार यहीं से समझ लीजिए, क्योंकि सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोज होते हैं, क्योंकि सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होगा। देख लीजिए ये जो देख रहे हैं इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कितना कम है, इसी के लिए ये अनकम्प्रेसिबल होते हैं। यानी ये जो भी सॉलिड होता है इसको हम लोग कंप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। बच्चा लोग ये बात समझ में आया? तो जो सॉलिड होते हैं वो अनकम्प्रेसिबल होते हैं। इतना बात समझ में आया? चलिए अब देखिए आगे हम बता रहे हैं। चलिए इतना अगर आप समझ गए हैं तो इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। हाँ 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 हाँ, चलिए मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मिट क्यों नहीं रहा भाई? हो हे हो हे ला 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 ला। अरे भाई मिट क्यों नहीं रहा? मिट जा भाई।
सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, ये दिल बेकरार, ये मेरा पूरा एनर्जी यही ले लेगा आज। हाँ, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है सॉलिड का, वो हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही गजब का प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इससे ही जो है मतलब इससे ही अधिकतर जब हम लोग जो है सॉलिड के प्रॉपर्टी को देखकर पता करते हैं। जो भी मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है देखिएगा बच्चा लोग। द कॉन्स्टिट्यूएंट particles of solid can't move but they can vibrate, or we can also say that oscillate on their mean position, चलिए बहुत ही अच्छा बात बता रहा हूं मैं। क्या है? द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैनॉट मूव बट दे कैन वाइब्रेट ऑन देयर मीन पोजीशन। कहने का मेरा मतलब है जो सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, वो सारे मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं मूव कर सकते बच्चा लोग? क्योंकि जगह कहाँ है बाबू, जगह कहाँ है? देखिए जगह कहाँ है। चलिए मैं फिर से टाइम पास कर लेता हूं थोड़ा। ये खचा खुचू या जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूं। चलिए ये है। अब बताइए इसके अंदर जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम है। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है तो इसके पास जगह ही कहाँ है? मान के चलिए ये जो एटम है, ये वाला एटम, अगर ये एटम यहाँ आना चाहे तो आ सकता है? अरे नहीं आ पाएगा। कैसे आएगा? जगह है इसमें, जगह है ही नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल ही कम है, इतना कम है कि मूव ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसमें जगह ही नहीं है। और क्या मूव नहीं कर सकते? और एक और बात है कि दो आयंस या दो एटम्स या उससे ज़्यादा एटम्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, छोड़ते ही नहीं है, तो वो मूव ही नहीं कर सकते। सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक चीज़ जरूर कर सकते हैं, बट दे कैन वाइब्रेट और ऑसिलेट ऑन देयर मीन पोजीशन। हाँ, भले हम लोग वो लोग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, यहाँ से वहाँ घूम नहीं सकते जैसे हम लोग घूमते हैं, लेकिन वह अपने ही मीन पोजीशन पे, अपने ही जगह पे वाइब्रेट कर सकते, ऐसे वाइब्रेट कर सकते। चलिए अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एकदम मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए मान के चलिए आप बस में जाते हो, कभी ट्रैवल करते हो, तो बस में जो है ना आप लोग ट्रैवल करते हो तो अभी जो बच्चे लोग हमारे इधर जो बस चलती है उसमें बहुत ही ज़्यादा लोग चढ़ जाते हैं। मेनली जनरली तो ज़्यादा स्टूडेंट ही उसमें लधक जाता है, ठीक है। और इतना ज़्यादा सब ऐसे पकड़ कर लटकल रहता है, पता चलता है कि एक बार छूटा तो नीचे ही गिरेगा, पूरा एकदम लटकल रहता है पूरा। तो उतना ज़्यादा पूरा एकदम उसमें भीड़ रहता है बस में। और अंदर जो रहता है, अरे यार जो बाहर रहता है वो तो कैसे करके लटकल रहता है, और ऊपर में जो रहता है बस के ऊपर रहता है वो तो कैसे करके बैठा रहता है, वो तो ठीक है। लेकिन जो बस के अंदर रहता है वो बस अगर कोई अंदर में है बस के तो ऐसे खड़ा रहेगा ना, ये इधर हिल सकता है, क्योंकि अगर वो बस में वो जो आदमी खड़ा है वो अगर वहाँ जाना चाहेगा, बस के दूसरे छोर जाना चाहेगा तो वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि सारे आदमी उसको दाब के रखे रहते हैं, तो कैसे मूव करेगा। हाँ, लेकिन वो एक चीज़ कर सकता है, ठीक है। वो एक चीज़ क्या कर सकता है कि भले वो यहाँ से लेकर वहाँ तक नहीं जा सकता, वो मंजूर है, लेकिन अपना जगह बनाने के लिए ना, अपना जगह तो चाहिए ना खड़े रहने के लिए, अपना जगह बनाने के लिए वो एक काम जरूर कर सकता है, वो वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे हट हट ऐसे करके, हट हट ऐसे नहीं, जगह बनाने के लिए ऐसे जरूर कर सकता है। समझ रहे हैं ना? यही बात है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एटम ये सॉलिड में। सॉलिड्स को जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं भले ही यहाँ से वहाँ मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने मीन पोजीशन पे वो वाइब्रेट कर सकते हैं, ऐसे वाइब्रेट करते हैं, यानी ऑसिलेट करते हैं। तो ये सारा प्रॉपर्टी था सॉलिड का, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आई होप
चलिए, ये सारा प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आया तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चा लोग, तो अब देखिए कि सॉलिड के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, सॉलिड 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 के कितने प्रकार, तो सॉलिड के 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप के सॉलिड पाए जाते हैं बाबू। एक इधर में लिख रहा हूँ, ये दोनों में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, सॉलिड के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा होता है एमोर्फस, एमोर्फस एमोर्फस सॉलिड। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमोर्फस सॉलिड। इस चैप्टर में हमको बहुत ही अच्छे से डिटेल में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है, एमोर्फस सॉलिड के बारे में बहुत लिटिल मतलब थोड़ा चर्चा करना है। सबसे ज़्यादा जो है डिस्कशन हम लोग को क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड होता क्या। चलिए देखते हैं। देखिएगा, रेगुलर arrangement of their constituent particle for long range। कहने का मेरा मतलब समझिएगा। पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक पहला पॉइंट क्या है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर अ लॉन्ग रेंज, यानी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो भी होंगे, वो जो है एकदम रेगुलर अरेंजमेंट होता है उनका, एकदम रेगुलर अरेंजमेंट होता है। कैसे होता है रेगुलर अरेंजमेंट, वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, रेगुलर अरेंजमेंट के साथ साथ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग रेंज। ठीक है बच्चों, तो मेरा बात समझ में आया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, और वो भी लॉन्ग रेंज के लिए, लंबी दूरी तक जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है एकदम रेगुलर होता है। रेगुलर मेरे बात को समझिए। अब भी मैं एग्जांपल से आपको समझा दूंगा, समझ रहे हैं? देखिए अभी एग्जांपल से कैसे समझाता हूं। 1 मिनट पहले अब यहां पे बना लेता हूं, तब आपको अच्छे से एग्जांपल से समझाऊंगा। चलिए, इसको बनाने के लिए हम थोड़ा समय लेंगे। एक यहाँ, दोनों को खोल ही लेता हूं मैं। ठीक है, हाँ, एक इससे और एक इससे। ठीक है, एक इससे, फिर एक इससे, फिर एक इससे, फिर एक ब्लैक वाला से, फिर इसके नीचे यहाँ पे से बनाइए, या यहाँ से बनाइए। पहले ब्लू, फिर ब्लैक, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर ब्लू, फिर ब्लैक। ये पता है ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। ये दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। फिर देखिए ब्लू, फिर देखिए ब्लैक, फिर देखिए ब्लू, फिर देखिए ब्लैक, फिर देखिए ब्लू। मजा आ रहा है आपको? समय पास हो रहा है? ब्लैक और फिर ब्लू। मजा आया? इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इतना ही पे रहो। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट को आप देखिए, ये अरेंजमेंट आपको कैसा दिख रहा है? ये अरेंजमेंट आपको कैसा दिख रहा है? ये अरेंजमेंट रेगुलर है। कैसे रेगुलर है भाई? देखिए, इसके बाद ये है, ब्लू के बाद ब्लैक है, ब्लैक के बाद ब्लू है, ब्लू के बाद ब्लैक है, ब्लैक के बाद ब्लू है, ब्लू के बाद ब्लैक है, फिर देखिए ब्लू के बाद ब्लैक। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एकदम रेगुलर, एकदम सजे हुए हैं, एकदम रेगुलर में सजे हुए हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसी तरह के अरेंजमेंट को रेगुलर अरेंजमेंट बोला जाता है। और ऐसा नहीं कि ये जो ब्लू के बाद ब्लैक और ब्लैक के बाद ब्लू, ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है बहुत कम दूरी के लिए होगा, नहीं, लंबी दूरी के लिए एकदम रेगुलर अरेंजमेंट रहेगा इनका, लंबी दूरी के लिए। इसी के लिए ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एकदम रेगुलर अरेंजमेंट होता है लंबी दूरी के लिए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए। तो ये बात आपको समझ में आई ना? वेरी नाइस। अब देखते हैं एमोर्फस का क्या होता है। एमोर्फस का तो क्या है, इससे मैं लिख देता हूं, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particle for short range order, for short range। समझ में आया? इधर क्या था? लंबे समय के लिए, और इधर क्या है? शॉर्ट रेंज। यानी इधर लंबे समय के लिए और इधर
बहुत कम लंबे समय के लिए। यानी ये जो रेगुलर अरेंजमेंट था यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड का, पूरा रेगुलर था और लंबे समय के लिए था। हाँ, इधर भी रेगुलर होगा लेकिन थोड़े से समय अंतराल के लिए, एकदम कम दूरी तक ही रेगुलर होगा, फिर वो अपना रेगुलरिटी जो है वो खो देगा। ठीक है, तो ये होता है एमॉर्फस सॉलिड। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो एमॉर्फस सॉलिड होता है उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, हाँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी दूर के लिए वो रेगुलर होते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो रेगुलरिटी है वो ख़त्म हो जाता है, यानी शॉर्ट रेंज होता है उनका। जैसे मैं आपको बनाना चाहूँ इस तरह से, देखिए ब्लैक नहीं है, ब्लू, ब्लैक, और उसके बाद ब्लू बनता है, फिर उसके बाद ब्लैक 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 ब्लैक, ब्लू ब्लू ब्लैक। ठीक है, फिर इधर बनेंगे, फिर इधर बनेंगे ब्लू, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद ब्लू, और फिर देखिए ब्लैक और ब्लू। देखिए ये अरेंजमेंट कैसा है, आप ही बताइए, ये अरेंजमेंट कैसा है, आप खुद ही बताइए। देखिए इधर ब्लू ब्लैक ब्लू बना, ये थोड़ी देर के लिए रेगुलर हुआ, थोड़ी देर के लिए रेगुलर हुआ, लेकिन उसके बाद फिर ब्लैक ब्लैक, रेगुलरिटी खत्म। फिर देखिए ब्लैक ब्लैक ब्लू, रेगुलरिटी खत्म। फिर यहाँ पे वो यहाँ वाला जो रेगुलरिटी है यहाँ पे आया, ब्लू ब्लैक ब्लू। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर रेगुलर तो है, हाँ रेगुलर तो है, यानी इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका रेगुलर अरेंजमेंट तो है, लेकिन शॉर्ट रेंज के लिए, बहुत कम दूरी के लिए है। समझ में आया? ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूं, जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस का, वो रेगुलर तो होते हैं, उनका रेगुलर अरेंजमेंट तो होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, लेकिन शॉर्ट रेंज के लिए होते हैं, बहुत कम समय के लिए होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया, तो इसको लिख लीजिए, नीचे जगह है ही नहीं। चलिए एक और लिख देता हूं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं दे आर ट्रू सॉलिड। क्या होते हैं? दे आर ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये ट्रू सॉलिड होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी मार्बल का। मार्बल आप लोग जानते होंगे, संगमरमर जिससे ताजमहल बना हुआ है। तो मार्बल जो है वो एक तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। और अगर लेकिन वो जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी मार्बल होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जिसे ताजमहल बना हुआ है। लेकिन अगर उसी तरह हम अगर चौक, जानते हैं ना खल्ली जो होता है जिससे लिखा जाता था, ब्लैक बोर्ड पर जिससे लिखा जाता था, वो जो खल्ली होता है उसका भी केमिकल फॉर्मूला CaCO3 ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। लेकिन जिस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को यानी मार्बल को हम लोग हाथ से तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते भाई, बहुत स्ट्रांग होता है। ताजमहल उससे बना हुआ है ना, अगर वो कमज़ोर होता तो ताजमहल टूट जाता ना, लेकिन टूटता नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन वही जगह पर सेम मटेरियल से यानी सेम केमिकल फार्मूला दोनों का है, CaCO3, और इधर भी CaCO3, चौक का भी यही और मार्बल का भी यही। लेकिन चौक जो है बहुत आसानी से टूट जाता है, मार्बल नहीं टूटता है। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न वही है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है उसी में कुछ गड़बड़ी होती है। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वही गड़बड़ हो जाता है। चूंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ये मार्बल का जो होता है एकदम रेगुलर होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है मार्बल में। लेकिन अगर चौक का बात करें जो कि एक एमॉर्फस सॉलिड है, उसका रेगुलर अरेंजमेंट होता है लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, बहुत शॉर्ट रेंज होता है उसका, कम समय के लिए, इसी के लिए वो आसानी से टूट जाता है। ये रीज़न है। इसी के लिए जो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसी के लिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं। ट्रू सॉलिड बोले तो बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही रिजिड होते हैं। इसी के लिए जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, इसी के लिए उनको ट्रू सॉलिड भी बोला जाता है। समझ रहे हैं? कोई पूछेगा ट्रू सॉलिड क्यों बोला जाता है, तो वो एकदम उनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो उनका जो अरेंजमेंट होता है एकदम रेगुलर होता है और हार्ड होते हैं, इसी के लिए वो ट्रू सॉलिड होते हैं, यानी पक्के सॉलिड होते हैं। ये एमॉर्फस सॉलिड क्या हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल लिक्विड, सुपर
कूल्ड लिक्विड भी हम लोग बोल सकते हैं, जैसे ग्लास हो गया। अब स्यूडो का मतलब होता है झूठा, ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं फॉल्स, यानी जो ये एमॉर्फस सॉलिड होता है वो स्यूडो होता है, स्यूडो सॉलिड उसको हम बोलते हैं, वो सच्चे नहीं होते हैं, यानी बहुत ही आसानी से वो उनको तोड़ा जा सकता है एमॉर्फस सॉलिड को, ठीक है। वो जो होते हैं स्यूडो सॉलिड होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड होते हैं, या उनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है भाई सुपर कूल्ड लिक्विड का क्या मतलब हुआ, जैसे ग्लास, इसका सुपर कूल्ड लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लास। अब कैसे भाई, आप एक बात गौर कीजिएगा कि आप एक गिलास लेके आते हो, आप खरीदते हो एक गिलास, यानी जो शीशा होता है जो खिड़की में लगता है वो खरीद के लाते हो, तो उस समय देखते हो जो ग्लास है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये जो ग्लास है, ग्लास का जो ऊपर टॉप वाला भाग है और जो डाउन वाला भाग है और जो मिडिल वाला भाग है, ये तीनों जो है इक्वल जो है उसका लेंथ होता है, यानी सब जो है ये ऊपर वाला भी उतना ही मोटा रहता है और नीचे वाला भी उतना ही मोटा रहता है और बीच में भी उतना ही मोटा रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो उसके बाद क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ग्लास के, वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट करने लगते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे शिफ्ट करने लगते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण वो जो है नीचे शिफ्ट करने लगते हैं, वो उनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सुपर कूल लिक्विड की तरह समान होते हैं और वो नीचे आते रहते हैं, और जिसके वजह से वो नीचे आने के वजह से, हाँ, चूंकि ये प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है, ऐसे एकाएक नहीं हो जाता, 4-5 साल टाइम लगता है, तो समय के साथ साथ वो उनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होते रहते हैं, और नीचे जो शिफ्ट होते हैं इसी के लिए ऊपर वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर नीचे आ जाएगा तो डेफिनेटली है कि ऊपर वाला जो ग्लास रहेगा उसका जो वो जो है पतला हो जाएगा ना, वो थिन हो जाएगा, यहाँ पे थिकनेस उसका जो है घट जाएगा, और नीचे जो है वो मोटा हो जाएगा। ऊपर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नीचे आ गया तो ऊपर थिक हो जाएगा, सॉरी थिन हो जाएगा, यानी पतला हो जाएगा, और नीचे मोटा हो जाएगा। ये आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे जरूर। तो ये होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सुपर कूल लिक्विड होते हैं, ठीक है, उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, मूव करते रहते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये बात होती है। ये दोनों बात समझ गए क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। अब इसको हम मिटाते हैं, अब नेक्स्ट बताते हैं, ठीक है। चलिए, इसको लिख लिए होंगे बच्चे लोग आप, चलिए हम इसको अभी मिटा रहे हैं। हाय अंदर, देखिए बच्चों अब आगे क्या है देखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। अब नेक्स्ट बात क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही शार्प होता है। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट, यानी इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही शार्प होता है। शार्प कहने का क्या मतलब हुआ, नुकीला नहीं यार, बता रहा हूं। जैसे मान के चलिए कोई सॉलिड है, कोई एक सॉलिड है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 400 डिग्री सेल्सियस है, 400 डिग्री सेल्सियस है। तो कहने का मेरा मतलब है कि वो जो सॉलिड है 400 डिग्री पे ही मेल्ट करेगा, न तो वो 401 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा और न ही 399 पर मेल्ट होगा, यानी 401 पर तो हो ही जाएगा, उस पर तो डेफिनेटली होगा, लेकिन 400 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना स्टार्ट हो ही जाएगा। समझ रहे, ये कहने का मतलब है, इसी का मतलब होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब यही होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, एकदम वही से स्टार्ट हो जाता है। जैसे 400 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट होना, मेल्टिंग पॉइंट है उसका 400 डिग्री सेल्सियस, तो 400 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होगा, ठीक है, और 399 पर मेल्ट नहीं होगा, और 401 पर तो हो ही जाएगा, लेकिन 400 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका जो होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसी के लिए ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन ये हमारा एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा बात नहीं होता है। क्यों, देखिएगा, दे हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, बट they have range temperature, they have range of temperature,
कहने का मेरा मतलब क्या है, देखिएगा कि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प तो नहीं होता है, लेकिन उनका जो टेम्परेचर होता है वो रेंज में होता है, रेंज में होता है। जैसे प्लास्टिक ले लीजिए आप, प्लास्टिक को आप देखें, प्लास्टिक को पहले आप गर्म कीजिएगा तो पहले वो वो थोड़ा ना नमी होगा उसमें, फिर धीरे धीरे अब गलना चालू होगा, उसके बाद वो उसमें पूरी तरह से पिघलता है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रेंज में आता है, वो एक रेंज में जाता है। जैसे प्लास्टिक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक मान के चलिए 150 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस इसका रेंज होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब वो 150 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में जलेगा, ये इसका रेंज है। क्योंकि प्लास्टिक एक टेम्परेचर पर कभी नहीं मेल्ट हो सकता है, उसको रेंज चाहिए, उस टेम्परेचर का रेंज चाहिए, तब जाके वो क्या होता है, मेल्ट होता है। तो एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो जो सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं कि उनको टेम्परेचर रेंज में चाहिए, वो जो है रेंज में टेम्परेचर का रेंज होना चाहिए, तब जाके वो मेल्ट करते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, उनका डेफिनेट टेम्परेचर होता है, उसी पर वो मेल्ट करते हैं, और उनका जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये भी बात आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट देखिएगा, दे आर an isotropic in nature. They are anisotropic in nature. अब anisotropic क्या है, धैर्य रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं बता रहा हूं। अब ये क्या हो जाएगा, एमॉर्फस सॉलिड में दे आर आइसोट्रॉपिक, ये जो है आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। आइसोट्रॉपिक क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है, सब्र रख लीजिए, देखिए कैसे मैं बता रहा हूं। पहले देख लेता हूं कि एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है। एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है बाबू लोग, देखिएगा, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी एन आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि आप कोई भी डायरेक्शन में चले जाओ, ये डायरेक्शन चले जाओ, वो डायरेक्शन चले जाओ, वो डायरेक्शन चले जाओ, ये डायरेक्शन चले जाओ, या कोई भी डायरेक्शन चले जाओ, जितना ज़्यादा आप डायरेक्शन बदलोगे उतना ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगा। इसी का मतलब होता है एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब ही होता है कि आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे, जितना ज़्यादा डायरेक्शन चेंज करोगे उतना ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगा। यानी जितना ज़्यादा डायरेक्शन चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, डायरेक्शन चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखिए अभी आपको बता रहे हैं, अभी आप समझ लीजिए, अभी आपको नेक्स्ट अभी जो है ना एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, देखते रहिए। अब आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, आइसोट्रॉपिक क्या होता है भाई, आइसोट्रॉपिक देख लेते हैं। डिफरेंट डायरेक्शन बट सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब क्या कि आप कोई सा डायरेक्शन में चले जाओ, ये डायरेक्शन चले जाओ, वो डायरेक्शन चले जाओ, वो डायरेक्शन चले जाओ, वो डायरेक्शन चले जाओ, वो डायरेक्शन, कोई सा भी डायरेक्शन चले जाओ, लेकिन आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, वो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वही रहेगा। अब डायरेक्शन चेंज करो, ठीक है, आप डायरेक्शन कोई भी ले लो, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, फलामा डायरेक्शन, ढिमकाना डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन ले लो, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी आपका चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड में बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है एन आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, क्योंकि आप जो भी डायरेक्शन लेते हो, जितने सारे डायरेक्शन में जाओगे फिजिकल प्रॉपर्टी बाबू चेंज हो जाएगा। लेकिन आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब होता है कि आप कोई भी डायरेक्शन चले जाओ लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगा। डिफरेंट डायरेक्शन बट सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट डायरेक्शन बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डायरेक्शन डिफरेंट और फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट, और इधर क्या है, डायरेक्शन डिफरेंट लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सेम। इतना बात आप समझ गए। चलिए नोट कीजिए, जल्दी जल्दी से नोट कीजिए। तो नोट करने के बाद इसका हम एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं और देखिए आप कैसे समझ जाओगे। ठीक है, चलिए 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 चलिए, नोट कर लिए, चलिए मिटाता हूं इसको। दिल
संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला, मत कीजिए मोहब्बत किसी से। मतलब इस चीज़ में पढ़िए ही मत, ठीक है, हम तो यही कहेंगे। चलिए देख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक एग्जांपल देते हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे। तो चलिए ब्लैक से ही बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, ये क्या हम बनाए, ये लड्डू नहीं बनाए, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बनाए। वो देखिए रेगुलर अरेंजमेंट होता है उनका। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, वो उनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, वही मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो है इसमें हम लोग कैटाइन और एनाइन भर देते हैं। कैटाइन एनाइन हम बताए ना अभी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही तो होता है कैटाइन एनाइन। अब देखिए कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन, खचाक खचाक भर दीजिए। कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन कैटाइन और एनाइन, चलिए भर दिए। अब आप देखिए कैसे समझ जाइएगा, 1 मिनट में आप कोई भी डायरेक्शन चेंज कर लीजिए। चलिए आप ये डायरेक्शन कर लिए, आप देखिए ये डायरेक्शन में गए तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी अलग मिलेगा। देखिए ये डायरेक्शन में आप गए तो आपको कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आप ये डायरेक्शन में चले जाओ तो आप अगर ये डायरेक्शन में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कैटाइन कैटाइन एनाइन। देख रहे हैं आप, समझिए बात को कि आप डायरेक्शन तो चेंज कर रहे हो, उसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो रहा है। जैसे अगर हम अब एक फिजिकल प्रॉपर्टी ले लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लास 10th से ही पढ़ते आ रहे होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वही हम बता रहे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी ले लिए। इधर आप जाओगे डायरेक्शन तो देखिए ये है, लेकिन इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो पूरा तरह से चेंज हो जाएगा। आप कोई भी डायरेक्शन में चले जाओ, जैसे आप ये डायरेक्शन में गए, ये डायरेक्शन में गए, ये डायरेक्शन में देखिए, ये डायरेक्शन में आप गए तो आपको क्या मिला, कैटाइन एनाइन एनाइन कैटाइन। फिर इसमें जाइए, इधर जाइए तो देखिए डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हो, लेकिन आपको फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो रहा है। देखिए इधर क्या था, कैटाइन एनाइन एनाइन कैटाइन, इधर क्या था, एनाइन कैटाइन कैटाइन एनाइन। फिर अगर आप इधर जाओगे, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो एनाइन कैटाइन, फिर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो क्या मिल रहा है, कैटाइन कैटाइन एनाइन। तो जितना डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हो उतना ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। यानी इसी का मतलब होता है क्या, एन आइसोट्रोपिक। ये जो होता है एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई। आप जो है ना कॉपी पे एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखो तो आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। लेकिन आप अगर हम लोग एमॉर्फस सॉलिड की बात करेंगे तो इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इस तरह से देख लीजिए, सब इधर उधर रेंडमली होते हैं, इधर उधर, ठीक है। इनका कोई फिक्स्ड होता नहीं है, जिधर मिधर एकदम होते हैं। तो आप इधर उधर एकदम पूरा तरह से इधर उधर तितर बितर, ये जो है ये है अरेंजमेंट इसका ना, रेगुलर अरेंजमेंट तो है लेकिन बहुत कम ही दूरी के लिए रेगुलर अरेंजमेंट है। तो इनमें जो है ना, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन आप चले जाओ लेकिन प्रॉपर्टी भाई सेम ही होगी। चलिए एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ, हमको पता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर सपोज आप मेला में जाते हो तो मेला में आप लोग क्या देखते हो, मेला में बहुत तरह के लोग रहते हैं, महिला रहती है, पुरुष रहते हैं, नहीं ये दोनों तो रहते हैं, लेकिन लड़का रहते हैं, लड़की रहती है, बुढ़ा रहता है, बच्चा रहता है, जवान व्यक्ति रहते हैं। तो इतना तरह का आदमी रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो ये तो पूरा खिचड़ी बन जाता है, मिक्सिंग होता है ना, पूरा चीज़ का मिक्स होता है। तो आप जिधर भी चल जाओ, आप इधर चल जाओ, इधर भी बुढ़ा बुढ़ी लड़का लड़की सब आपको मिल जाएगा। यानी डायरेक्शन आप चेंज करो, आप डायरेक्शन चेंज करो लेकिन एक ही तरह का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इधर जाओ बुढ़ा बुढ़ी बच्चा उच्चा, इधर जाओ बुढ़ा बुढ़ी बच्चा उच्चा, इधर जाओ बुढ़ा बुढ़ी लड़का लड़की, जो है पूरा खिचड़ी बना हुआ है। तो आप जो भी डायरेक्शन आप चूज करोगे, जो भी डायरेक्शन में आप जाओगे, आपको तो रिजल्ट वही देखने को मिलेगा ना, क्योंकि वहाँ पे खिचड़ी बना हुआ है। जिधर आप जाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा तरह से पता ही नहीं चल रहा क्या है, जहाँ पूरा रैंडमली इधर इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है एमॉर्फस सॉलिड का, यह रैंडमली इधर उधर है ना।
इसी के लिए जो भी डायरेक्शन आप जाओगे उधर आपको एक ही प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। जैसे हमने मेला वाला एक एग्जांपल बताया कि जिधर भी आप चले जाओ उधर आपको बुड्ढा बुड्ढी मतलब सेम ही चीज़ मिलेगा आपको जिधर चले जाओ। लेकिन ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखने को नहीं मिलता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप इस तरह से समझ लो कि मेला तो है, लेकिन इस साइड लड़का का ग्रुप है, इस साइड जो है पूरा लड़कियों का ही ग्रुप है, इस साइड जो है पूरा महिलाओं का ग्रुप है, इस साइड पूरा बुढ़ा व्यक्ति का ग्रुप है, उस साइड पूरा बच्चा का ग्रुप है। तो इसमें आपको पूरा आइडिया लग जाता है, हाँ भाई इस डायरेक्शन में जाएंगे तो लड़का का ग्रुप है, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो लड़की का ग्रुप है, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो बुढ़ा का ग्रुप है, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो बुढ़ी का ग्रुप है, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो बच्चा का ग्रुप है। तो इस तरह से आप डायरेक्शन चेंज करोगे, उस तरह से आपको प्रॉपर्टीज़ भी तो चेंज होगी ना। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं बता रहा था, लेकिन ऐसा एमॉर्फस सॉलिड में देखने को नहीं मिलता है। जिस डायरेक्शन में आप चले जाओ डायरेक्शन आप चेंज कर लो, लेकिन वही चीज़ आपको प्रॉपर्टीज सेम मिलेगी। चलिए ये बात समझ में आ गया। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड समझ गए, एमॉर्फस सॉलिड भी समझ गए। अब एग्जाम्पल लेना तो बहुत ही बेस्ट है। चलिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए क्लास 12th में आप लोग आ चुके हो तो अच्छे से पढ़ो भाई, मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ। ठीक है, मार्क्स के पीछे मत रहो यार। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो मार्क्स आपको डेफिनेटली आएगा ही आएगा। समझ रहे हो? तो देखिएगा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, बहुत सारा KCl ना, KCl हो गया, KCl के बाद आप लिख सकते हैं क्वार्ज। ठीक है, उसके बाद क्या NaCl, उसके बाद डायमंड। ये सारा क्या है बाबू, ETC लगा दो। ये सारा क्या है, सारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अच्छा एमॉर्फस सॉलिड क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल बहुत सारा है बाबू। रबर ले लो, एमॉर्फस सॉलिड है। प्लास्टिक ले लो, एमॉर्फस सॉलिड है। सिलिकॉन ले लो, एमॉर्फस सॉलिड है। और भी बहुत सारा है। और क्या ले लोगे आप, और क्या ले लोगे, हाँ चौक ले लो। क्या है चौक, यानी CaCO3। क्या है ये, हमारा एमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ग्लास ले लो आप, ये भी एमॉर्फस सॉलिड है। ये इसमें भी ETC लगा लो। तो ये है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल, और ये है एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा बच्चा। तो देखिए अब से रेगुलर क्लास 12th का भी वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपलोड करें। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए बहुत अच्छे से। हम कोशिश करेंगे, अपना पूरा 100% एफर्ट देंगे। हम देखेंगे कि अगर इस वीडियो पर बहुत अच्छा रिप्लाई आ रहा है, सभी लोग आप लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो, आप लोग देख रहे हो अच्छे से। ठीक है, तो हम इसका जो है नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने लाएंगे। ठीक है, तो हम यही बोलेंगे, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।